हाँ, तो इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी was the last governor general of India and the post was subsequently abolished। मतलब वैसे देखा जाए तो इनसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन थे। माउंटबेटन भी किसी न किसी समय चले गए होंगे जब जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह बन गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गई, उसके बाद वो चले गए। तो उसके बाद भी एक गवर्नर जनरल रह गए थे और वो इंडिया के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। ही वॉज सी राजागोपालाचारी एंड ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल and also the last governor general of India, and after him the post was subsequently abolished। तो ये इनका नाम याद रखना है और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इनको याद करते हैं। देन होम चार्जेस क्या होता है, ये कई टेस्ट सीरीज़ वगैरह में हमने देखा है। होम चार्जेस जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये बजट से जुड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते थे उसमें होम चार्जेस भी एक कॉम्पोनेंट। कोई भी परचेज ऑफ मिलिट्री स्टोर्स, एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, अभी ये इंडिया ऑफिस वहाँ पे था लंदन में, पार्लियामेंट की मेंटेनेंस, कोई खर्चा वगैरह हो, मिलिट्री स्टोर्स के लिए कोई परचेज इस्टेब्लिशमेंट करना हो इंडिया ऑफिस में कोई नया। देन इंटरेस्ट ऑन द डेट्स, इंटरेस्ट ऑन रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और नॉन इफेक्टिव चार्जेस ऑफ द आर्मी, पेंशन एंड ग्रेजुटीज टू द ICS ऑफिसर्स, फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया नहीं था। इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द होम चार्जेस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, जैसे गैस कर सकते हो, जैसे पेंशन हो गया, ग्रेजुटी और मिलिट्री परचेसेस हो गए, इंडिया ऑफिस के एक्सपेंडिचर के लिए हो गया। अच्छा, डेट लिया है तो उसका, कोई केपेक्स कर रहे हो तो, या रेलवे केपेक्स कर रहे हो तो उसके लिए लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़े। फिर नॉन इफेक्टिव चार्जेस ऑफ द आर्मी, ये थोड़ा सा भूलने वाला लग रहा है तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नॉन इफेक्टिव चार्जेस ऑफ द आर्मी ये भी इंक्लूडेड होता था होम चार्जेस में। क्या नहीं होता था इंक्लूड होम चार्जेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में? कोई भी लड़ाई या जंग अगर ब्रिटिश आर्मी को करनी होती थी आउटसाइड इंडिया, वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द होम चार्जेस। तो मेनली यही इंपॉर्टेंट था, इसमें याद रखने वाली बात। द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू विच नॉमिनल ड्यूटी वाज पेड ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स वाइल इंडियन एक्सपोर्ट्स वर लिवाइड हैवी ड्यूटी इन ब्रिटेन। ठीक है, तो ठीक है, इंपीरियल प्रेफरेंस बेसिकली एक टैग दे दिया। कोई अगर ब्रिटेन से कोई इम्पोर्टेड सामान आ रहा है इंडिया में, उस पर जो है बहुत नॉमिनल सी ड्यूटी पे करनी होती थी यहाँ पे इंडिया में, ओवर एंड अबव द MRP। जबकि कोई इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड अगर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर ब्रिटेन में पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा ओवर एंड अबव MRP एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती थी। तो इंपीरियल प्रेफरेंस किससे जुड़ा है? जो ब्रिटिश गुड आता था इंडिया में इंपोर्ट के रूप में, उस पर लगने वाला एडिशनल जो है इंपोर्ट ड्यूटी ओवर एंड अबव द MRP, तो उसको हम इंपीरियल प्रेफरेंस बोल रहे थे। तो वो ओवर एंड अबव MRP जो इंपोर्ट ड्यूटी वो बहुत कम थी मैन्युफैक्चर्ड गुड जो इंपोर्ट होता था इंडिया में उसके लिए। ठीक है, नाउ देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया during the British rule because of absence of heavy industries। इसमें क्या याद करना? नाउ ये कुछ शब्द हैं जैसे इस्तेमुरारी, ठीक है, इस्तेमुरारी, जागरदारी, मालगुजारी, रिश्वेदारी, ये सब सिनोनिम्स हैं। बेसिकली एक ही मतलब मीनिंग सबका एक ही है और ये सब के सब जुड़े हैं परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जो कॉर्नवालिस, उससे जुड़ा है ये। नाउ इट रिकग्नाइज द लैंडलॉर्ड्स एज द प्रोप्राइटर्स ऑफ द लैंड, राइट्स वर हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड्स को प्रोप्राइटर्स बना दिया और राइट्स को हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल बना दिया। ऑल द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड डिपेंडेड ऑन देयर पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑन द डेट एट द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल देयर राइट्स एंडेड इफ दे फेल टू पे। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड बाई ईच लैंडलॉर्ड फॉर हिज जमींदारी वॉज फिक्स्ड वंस फॉर ऑल and it was agreed that the tax rates would not increase in the future. However, the zamindars were required to issue pattas to the farmer, which were not issued by many of the zamindars. The reason for not issuing pattas by many zamindars was that there was no official check on zamindars in permanent settlement of 1793. They were only required to give 1/11th of the revenue collection to the officials. By the 19th century, the demand of land increased, and hence landlords increased the rent of land, which resulted in revolt by the peasants, at which the government of Bengal passed the Bengal Tenancy Act। वो 1937-38 के आसपास आया था। ये Bengal Tenancy Act दूसरा है 1885, which described the rights of landlords and tenants। After permanent settlement came the Rayatwari system in Madras and Bombay, which started from Bardhamal district। तो ये important point है, इसको याद करो। रैयतवारी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मद्रास और बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। बर्धमाल
बर्धमान नहीं है, 12 महल डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान से पढ़ो। तो 12 महल डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट हुआ था। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छा, वहाँ के गवर्नर्स कौन थे उस वक्त? तो रीड और मुनरो, ये 2 गवर्नर्स ब्रिटिश हैं जिन्होंने रेतवारी सिस्टम बेसिकली स्टार्ट किया था मद्रास और बॉम्बे में। Now land rights were given to the peasants and taxes were directly collected from them. 51% of the British occupied Indian area was included in the Retwari system. The revenue rates were 50% dry land and 60% irrigated land. तो ये तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने गलत बता दी थी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन 1885, ये सही है, ठीक है, इसको याद रखना है। बंगाल टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन 1885, और वो क्यों पास किया गया था? बिकॉज जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ कॉर्नवालिस 1793 था, उसमें जो ज़मींदार थे उनके ऊपर कोई चेक नहीं था। तो वो एग्जॉर्बिडेंट रेंट वसूलने लगे थे टेनेंट से, जो एक्चुअल टिलर था। अब ज़मींदार को तो सिर्फ 1/11 ऑफ द रेवेन्यू स्टेट ट्रेजरी को देना था। उसका मतलब नहीं था कि ज़मीन की क्वालिटी कैसी है या ज़मीन बैरन हो जा रही है या नहीं हो रही है। तो वो किसी तरह 1/11 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन अपने ऊपर दे देता था। बाकी ज़मीन की मतलब जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना नहीं था उसको, तो ज़मीन बेकार हो गई कुछ समय में। तो धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था कॉर्नवालिस का वो धराशायी हो गया। तो यही था। तो परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में, और इससे जुड़े जो 4 शब्द हैं, इस्तेमुरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी, सब कुछ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 से जुड़े हैं, जो कि कॉर्नवालिस ले आया था। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। लैंडलॉर्ड्स वर द प्रोप्राइटर्स, और इस परमानेंट सेटलमेंट में जो शब्द परमानेंट है उसका मतलब यह है कि जो रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच लैंडलॉर्ड फॉर हिज ज़मींदारी वाज फिक्स्ड वंस एंड फॉर ऑल, ये मतलब है परमानेंट का। दूसरी चीज़, लैंडलॉर्ड्स एज द प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड और राइट्स फॉर हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल, बात आपको यहाँ। इसके बाद रेतवारी हमने बताया कि 12 माइल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ तमिलनाडु में, और रीड और मुनरो इसे मतलब प्रोपिगेटर्स थे सबसे पहले। इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया था इंडिया का, उससे आधे से ज़्यादा लगभग रेतवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन में था। और क्या था ये सिस्टम? बेसिकली ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में 50% ऑफ द प्रोडक्शन स्टेट ट्रेजरी के साथ शेयर करना था, और इरिगेटेड लैंड में 60%, यही था रेतवारी। और डायरेक्टली फार्मर से कलेक्ट किया जाता था, कोई ज़मींदार इसमें नहीं था इन्वॉल्व, ठीक है। देन असम टी कंपनी, ये जो कि नज़ीरा है, असम में नज़ीरा कोई डिस्ट्रिक्ट होगी या जगह होगी। असम टी कंपनी इज़ द ओल्डेस्ट टी कंपनी ऑफ असम विच इज़ स्टिल फंक्शनिंग। 1839 में बनाई गई थी, ओल्डेस्ट टी कंपनी ऑफ द असम। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी ये सबसे ओल्डेस्ट टी कंपनी, वी विल चेक दैट। तो ओल्डेस्ट टी कंपनी 1839 असम की, जो अभी तक चल रही है। देन दादा भाई जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, फिर से बता, दादा भाई जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड R.C. Dutt were the economic critics of the colonialism. However, Sayyid Ahmad Khan did not believe in the drain theory of Dadabhai Naoroji. From 1813, economic drain took the form of unrequited exports. Barring a few exceptional years, favorable balance of trade had been a normal feature of our foreign trade till the outbreak of World War II. तो वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते बिल्कुल सिचुएशन पलट गई। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने वाली है कि दादा भाई जी सुब्रमण्यम अय्यर, they were the economic critics of the colonialism. However, Sayyid Ahmad Khan did not believe in the drain theory of Dadabhai Naoroji. और यही बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 तक हमारा एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते एकदम सिचुएशन पलट गई। नाउ Queen Victoria was appointed as the Empress of India in 1858, while she was given the title Kaisar-e-Hind in 1877 दिल्ली दरबार। तो ये कन्फ्यूजन होता है कई बार क्वेश्चन, ये जो टाइटल दिया गया है ये 1877 वाले दरबार में दिया गया, क्वीन विक्टोरिया को दिया गया, जबकि उनको एम्प्रेस डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? क्वीन विक्टोरिया की बात है। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो ये बता रहे थे कि क्वीन विक्टोरिया को जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तब उसको एम्प्रेस डिक्लेयर किया, लेकिन कैसर हिंद की उपाधि उसको 1878 वाले दिल्ली दरबार में, तो ये वाला दरबार जो 1858 वाला वो इलाहाबाद में हुआ। खैर, नाउ ट्रेनिंग फॉर द यूज़ ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल एट डुमडुम, अम्बाला एंड सियालकोट, ये शायद झारखंड में है या बंगाल में है, पक्का नहीं है मुझे, बट एनीवेज जो न्यू एनफील्ड राइफल आई थी वो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग कहाँ दी गई थी? तो दमदम में दी गई, अम्बाला में और सियालकोट में। और कब दी गई? दिसंबर 1856 में। सब्सिक्वेंटली 29 मार्च 1857 मंगल पांडे मर्डर्ड हिज एडजुटेंट एंड द ब्रिटिश डिसॉल्व द 34th नेटिव इन्फेंट्री। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि वो किससे थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे। और ये कब इंसिडेंट कब हुआ? 29 मार्च 1857 में हुआ। मंगल पांडे ने
अपने ऑफिसर को, कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया। देन एनफील्ड राइफल आई थी, तो कहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग हुई थी? दमदम, अम्बाला और सियालकोट। देन बहादुर शाह जफ़र कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ साहिब ए आलम टू जनरल बख्त खान। तो साहिब ए आलम किसको दिया गया? जनरल बख्त खान। अच्छा, ये जो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा है उसके कई फेजेस थे। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 9 मई को मेरठ में। 10 मई को सेपॉइज जेल्ड इन मेरठ मर्डर्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल एंड मार्च्ड टूवर्ड्स दिल्ली। ठीक है, तो 9 में मेरठ हो गया। तो मेरठ में कुछ तो बच गया, कुछ को जेल में बंद कर दिया। तो जिनको जेल में बंद कर दिया वो किसी तरह से बाहर निकले और ऑफिसर्स को मार दिया, और वहाँ से फिर 11 मई को दिल्ली पहुँच गया। और दिल्ली पहुँच के 11 मई को बहादुर शाह जफ़र वॉज प्रोक्लेम्ड एज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। नाउ द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली वॉज शॉर्ट लिव्ड। बैटल ऑफ शामली टुक प्लेस बिटवीन हाजी इमदादुल्ला एंड ब्रिटिश। ये इमादुल्ला है या इमदादुल्ला, इसकी स्पेलिंग चेक करनी होगी। बैटल ऑफ शामली, इसके बारे में आइडिया कम है कि बैटल ऑफ किसके बीच हुई थी, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पेलिंग सही है। बैटल ऑफ शामली टुक प्लेस बिटवीन इमदादुल्ला फ्रॉम द इंडियन साइड एंड ब्रिटिश। नाउ क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन ये आता है कि 1857 रिवोल्ट में किसने ब्रिटिश का साथ दिया? तो सरप्राइजिंगली सिख पठान्स, दे सपोर्टेड द ब्रिटिश एंड दिल्ली वाज कैप्चर्ड ऑन 20 सितंबर 1857। ये तारीख इंपॉर्टेंट। नाना साहिब रिवोल्टेड ऑन 5 जून इन कानपुर। तो 5 जून को रिवोल्ट कानपुर में था और अवध में 4 जून को हुआ था। द सिंबल ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज अ लोटस एंड चपातीज। ये भी इंपॉर्टेंट है। नाना साहिब कानपुर से थे। ठीक है, तो इस पॉइंटर में काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। देखो, बहादुर शाह जफ़र को पहले प्रोक्लेम किया गया लीडर ऑफ द रिवोल्ट। फिर बहादुर शाह जफ़र ने खुद ने जनरल बख्त खान को साहिब आलम की उपाधि दी। रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 9 मई मेरठ। कुछ लोग जेल किए गए मेरठ में, फिर भाग लिए वहाँ से कुछ लोग, और 10 मई को यानी अगले दिन उनको छुड़ाने के लिए मेरठ जेल में उनके कॉमरेड्स आए और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारे। फिर 11 मई को दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को लीडर प्रोक्लेम किया। और एक और बैटल ऑफ शामली हुई दिल्ली के आसपास, जिसमें इमदादुल्ला इंडियन साइड से ब्रिटिश से लड़े। सरप्राइजिंगली पठान एंड सिख ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया एंड दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड ऑन 20 सितंबर 1857। ये इंपॉर्टेंट डेट है। नाना साहिब रिवोल्टेड इन कानपुर ऑन 5 जून 1857 और अवध में 4 जून 1857 में हुआ था, मेरे ख्याल से बेगम हजरत महल। और द सिंबल ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज लोटस एंड चपाती। ठीक है, इसके बाद है लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट असम में कौन था? तो दीवान मनीराम दत्ता। अब ये इंपॉर्टेंट है, असम यूजुअली लोग याद नहीं रखते हैं। दीवान मनीराम दत्ता असम के लीडर थे। और बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह, ये तो हमें याद है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? तो हालांकि ये पूछता नहीं है, बट दे कैप्चर्ड दानापुर एंड आरा, फॉट अगेंस्ट मेजर विंसेंट आयरीकूट एंड ब्रिगेडियर डगलस। तो पूछ सकते हैं कुंवर सिंह और अमर सिंह फॉट विच 2 ब्रिटिश ऑफिशियल? तो विंसेंट आयरकूट या ब्रिगेडियर डगलस। तो और कौन से 2 जगह पे इनका मतलब बेसिकली इन्फ्लुएंस ज़्यादा था रिवोल्ट? तो दानापुर और आरा में था, अगेंस्ट विंसेंट आयरकूट एंड ब्रिगेडियर डगलस। नाउ हमने देखा असम में मनीराम दत्ता, बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह अगेंस्ट आयरकूट एंड डगलस, आरा एंड दानापुर में इन्फ्लुएंस था। देन लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बरेली में कौन था? मेरे ख्याल से खान बहादुर, सही है। फिर जोधपुर में ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ, ये थे। अब ये भी लेसर नोन फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद करें। जयपुर वाज नॉट सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन, सिमिलरली मुंगेर इन बिहार। तो जयपुर में रिवोल्ट नहीं हुआ था। सरप्राइजिंगली जयपुर में 1857 रिवोल्ट का कोई भी ऑफशूट डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं पहुंचा था। सिमिलरली मुंगेर इन बिहार में भी नहीं पहुंचा था। देयर वाज अ पर्सन इन इंदौर हु फायर्ड द फर्स्ट गोला ऑन ब्रिटिश रेजिडेंट एंड ही वाज शादत खान। तो हालांकि कोई ऐसा मेजर आउटब्रेक नहीं हुआ था इंदौर में इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट, बट ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये हरकत की थी। पहला गोला ब्रिटिश रेजिडेंसी पे दाग दिया था इंदौर में। ही वाज शादत खान। देन लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन फैजाबाद एंड अवध। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, देखो हाँ ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ थे? तो अवध में पहले याद रखना है और फिर फैजाबाद। क्वेश्चन में अगर अवध आए तो ये लगाना है, फैजाबाद आए तो भी ये लगाना है, बट ज़्यादा अवध मुझे लग रहा है। गालिब कवि थे, उन्होंने 1857 रिवोल्ट के बारे में लिखा भी है और विटनेस भी थे खुद। सो ही वाज बोर्न इन आगरा इन 1796 एंड डाइड इन दिल्ली 1869। तो ठीक है, लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली। ये
इंपॉर्टेंट है, कैप्चर्ड खुसरोबाग एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. खुसरोबाग became the headquarters of sepoys under Maulvi Liaquat Ali, who took charge as the governor of liberated Allahabad. Later this mutiny was suppressed by General Neil. तो ठीक है, इन्होंने खुसरोबाग कैप्चर किया और बिल्कुल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ कैप्चरिंग खुसरोबाग एंड मेड दैट एज हेडक्वार्टर ऑफ sepoys अंडर मौलवी लियाकत अली. ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज गवर्नर ऑफ लिबरेटेड इलाहाबाद. ठीक, हालांकि जनरल नील के द्वारा सप्रेस कर दिया गया था. तो अब देख सकते हैं इलाहाबाद में जनरल नील ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे. फिर हमने बताया बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह विंसेंट आई रिक्रूट और डगलस के खिलाफ थे दानापुर और आरा में. जयपुर में कोई रिवोल्ट नहीं था. मुंगेर में कोई एक्टिव रिवोल्ट नहीं था. जोधपुर में औवा नाम की जगह थी जहाँ पे ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा, ये जोधपुर में लीडर थे. बरेली में खान बहादुर थे और असम में मनीराम दत्ता. ठीक है, और ये तारीखें हैं बता ही चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. तात्या तोपे वाज अ पर्सनल एडहरेंट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब. अब नाना साहेब कानपुर में रिवोल्ट किए थे 5 जून 1957 को. उनके असिस्टेंट थे तात्या तोपे. ठीक है, वाइल क्रांति दूत ऑल्सो नोन एज अजीमुल्ला शाह. मैंने बताया अजीमुल्ला शाह अलग है और ये अहमदुल्ला शाह अलग है, डोंट कंफ्यूज देम. सो क्रांति दूत ऑल्सो नोन एज अजीमुल्ला शाह वाज एन एडवाइजर टू नाना साहेब इन कानपुर. ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है बट ध्यान रहे. अहमदुल्ला शाह फैजाबाद और अवध में रिवोल्ट के लीडर थे, अहमदुल्ला शाह, जबकि अजीमुल्ला शाह जिनका निकनेम क्रांति दूत है वो नाना साहेब के साथ थे कानपुर में. नाना साहेब के ही साथ तात्या तोपे भी थे. तो एक तरह से याद कर सकते हैं कि तात्या तोपे और अजीमुल्ला शाह क्रांति दूत ये दोनों ही नाना साहेब के कॉन्फिडेंट. देन ड्यूरिंग द प्राइजिंग ही फोर्स्ड जनरल विंडम टू रिट्रीट फ्रॉम कानपुर बट वाज फाइनली एक्सिक्यूटेड बाय नेपियर्स ट्रूप्स एंड एक्सिक्यूटेड इन 1859. तात्या तोपे along with Rani Lakshmi seized Gwalior, but later he was defeated by Sir Colin Campbell. He managed to escape and fled to the jungles, but his hideout was revealed by traitor Mark. तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि तात्या तोपे जो कि नाना साहेब इन कानपुर के असिस्टेंट थे along with क्रांति दूत अजीमुल्ला शाह. तो तात्या तोपे ने क्या किया, इन्होंने जनरल विंडम से काफी लड़ाई और इनको भगा दिया कानपुर से. ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, नेपियर ने इन्हें पकड़ लिया और नाना साहेब को तो मार दिया, लेकिन तात्या तोपे रानी लक्ष्मी के बाई के साथ भागे, ग्वालियर कैप्चर किया, लेकिन कोलिन कैम्पबेल के द्वारा पकड़े गए थे और रानी लक्ष्मी बाई पकड़ ली गई होंगी. तात्या तोपे नहीं पकड़े गए, वो भाग गए जंगल में. फाइनली कोई ट्रेडर थे मान सिंह नाम के जिन्होंने ये तात्या तोपे का जो है हाइड आउट बता दिया और फिर सभी ये दोनों लोग मारे गए. तो अब बात रानी लक्ष्मी बाई की हो रही है. खैर पहले एक बार और बता दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन. अवध और फैजाबाद में कौन लीडर था, अहमदुल्ला शाह, लेकिन तात्या तोपे और अजीमुल्ला शाह ऑल्सो नोन एज क्रांति दूत ये नाना साहेब के साथ थे कानपुर में लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर. तो क्या हुआ, कानपुर में सबसे पहले जनरल विंडम को इन्होंने भगाया और उसके बाद जो है नेपियर के ट्रूप्स को नहीं हरा पाए. तो नाना साहेब तो चले गए, मतलब पकड़े गए, मारे गए नेपियर्स के ट्रूप्स के द्वारा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे भाग के ग्वालियर चले गए. ग्वालियर में फोर्ट ऑफ ग्वालियर को सीज कर लिया, लेकिन वहां पे कोलिन कैम्पबेल के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया. लेकिन तात्या तोपे वहां से भी भाग लिए और कोई जंगल में जाके छुप गया, लेकिन उनका पता बता दिया गया बाय अ ट्रेटर कॉल्ड मार. तो इतनी चीज हमने पढ़ी. और मौलवी लियाकत अली, हाँ, उन्होंने किससे लड़ाई की थी, जनरल नील. एनीवेज, नाउ रानी लक्ष्मीबाई ओरिजिनली नोन एज मणिकर्णिका वाज बोर्न इन वाराणसी. तो मणिकर्णिका भी बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई को और ये वाराणसी से बिलोंग करती हैं. इन 1835 शी मैरिड महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी एट 14. हर मौसोलियम इज सिचुएटेड इन ग्वालियर. ओके, क्योंकि वहीं पे मेरे ख्याल से कोलिन कैम्पबेल मारे थे इनको. लेटर शी बिकेम अ विडो, डलहौजी एक्ट झांसी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड दस द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 4 जून 1857. ठीक है, ये तो मुझे पता है कि कानपुर में 5 जून का हुआ था और झांसी तो अवध के पास, तो 4 जून को यहाँ हुआ. नाउ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेपॉयज पार्टिसिपेटेड इन 1815 रिवोल्ट फ्रॉम अवध. और कितने थे, 75,000 सेपॉयज थे. सेपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग स्टेट सर्विसेज में जो थे वो भी म्यूटिनी पे उतर आए थे और वो तो स्टार्ट ही हुआ था मंगल पांडे, ही वाज अ मेंबर ऑफ मिलिट्री. तो ठीक है. मैनी लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर. अब मैंने बताया पठान और सिख ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था. सिमिलरली यहाँ पे सिंधियास ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, होलकर्स, एजुकेटेड एंड वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस, साहूकार्स, लैंडलॉर्ड्स, एंटायर साउथ इंडिया, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न, नेटिव रूलर्स ऑफ पटियाला, जिंद, ग्वालियर एटसेट्रा सपोर्टेड द ब्रिटिश और रिमेन्ड न्यूट्रल in the revolt of 1857. Canning said that if Scindia joins the rebels, I will pack off tomorrow. During the revolt, Palmerston was the British prime minister. ठीक है, ये lesser known fact है, इसको याद रखना है. ये तो मुझे याद है, फिर भी एक बार देख लेते हैं. Scindias of Gwalior, Nizam of Hyderabad, Holkars of Indore, educated and westernized Indians, Sahukars, landlords, entire South India और
पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, ये वही वाला इलाका है जहाँ पे पठान्स और सिख्स वगैरह थे. नेटिव रूलर्स ऑफ पटियाला, जिंद एंड ग्वालियर supported the British and remained neutral in the revolt of 1857. Now, during the revolt of 1857, commanding officer at Barakpur was Hearsay. The British officials who died in the course were Nicholson in Delhi, while Henry Lawrence, Havelock and Neil died in Lucknow. तो इनका तो मुझे याद है, ये दिल्ली में मारे गए थे, और हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और नील ये लखनऊ में मारे गए थे. अब नील ने किस इंडियन लीडर से लड़ाई की थी? लियाकत अली ऑफ इलाहाबाद, खुसरो बाग ने कैप्चर किया था जिन्होंने. और ठीक है, बाकी 3 तो मैं पहली बार देख रहा हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे नील लिखा हुआ है, लियाकत अली. ओके, अब ये तो ब्रिटिश ऑथर्स हैं, आउटरैम एंड टेलर. इन्होंने कॉन्स्पिरेसी बोली थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को. वाइल टी.आर. होम्स कॉल्ड इट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म. सो ये ज़्यादा पूछा जाता है. प्लस सावरकर कॉल्ड इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बहुत पूछा जाता है. वाइल हिस्टोरियन आर.सी. मजूमदार सेड इट वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. काफ़ी नेगेटिव आदमी थे. ठीक है, टी.आर. होम्स का याद रख लो, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन की कॉन्फ्लिक्ट. वी.डी. सावरकर ने कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और आर.सी. मजूमदार ने काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, इट वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और आउटरैम और टेलर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे सिंपली टर्म्ड इट एज अ कॉन्स्पिरेसी. नाउ द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेस ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 was Syed Ahmad Khan in 1859 in his book असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद. Now this is quite surprising. पहली किताब जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पे किसी भारतीय के द्वारा लिखी गई थी, that was Syed Ahmad Khan. He was not even related to Congress and he was more related to Muslim League. ठीक है, तो it is a little surprising, but अब जो है तो है. First Indian to write in Indian language on the causes of uprising of 1857, Syed Ahmad Khan. 1859 असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद. Then November 1st, 1858, Queen Victoria declared taking over Indian administration under British Crown in Allahabad and East India Company's rule ended. वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनको डिक्लेयर कर दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया. एम्प्रेस ऑफ इंडिया मतलब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज नाउ अंडर द ब्रिटिश क्राउन. और इनको डिक्लेयर किया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन इलाहाबाद एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया. दिस प्रोक्लेमेशन इंक्लूडेड अबैंडनमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट एंड एनेक्सेशन, adherence to principles of secularism, religious neutrality and same judicial facilities to everyone without any discrimination. Among all these, only abandonment of the policy of conquest and annexation was followed. तो ये तमाम जैसे बोलने में क्या है, बोल रहे थे कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी करेंगे, सेम जुडिशियल ट्रीटमेंट करेंगे सभी के साथ, और प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलो करेंगे, लेकिन और पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट और एनेक्सेशन को खत्म करेंगे. तो एक्चुअल में इन सभी चीज़ों में सिर्फ ये एक्चुअल में हो पाया था. नाउ पील कमीशन किससे जुड़ा है? इट इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन पोस्ट द 1857 रिवोल्ट. रिकमेंडेड 1:2 ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल एंड 1:3 रेशियो इन मद्रास. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो बंगाल में 2 ब्रिटिश पे 1 इंडियन रहेगा, 2 ब्रिटिश पे 1 इंडियन का, जबकि 1 रेशियो इन मद्रास एंड बॉम्बे. ठीक है,